नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले मोदी की बौखलाहट अब सतह पर दिखाई देने लगी है। दरअसल देश का सियासी मौसम और जनता का मूड अब दोनों बदल चुके हैं और इस बदलाव में अपनी सत्ता पर छाए खतरों को बीजेपी ने समझ लिया है। आज दोपहर से लेकर शाम तक सियासत में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है, उससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी अब इस बदलते मौसम से परेशान होने लगी है। आज सुबह से जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें थीं, तो शाम होते होते ये चर्चा चलने लगी कि मोदी थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। खैर, मोदी का संबोधन तो नहीं हुआ, लेकिन सीएए, जी हां, नागरिकता संशोधन कानून, इसके लिए नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया। यानी बीजेपी ने किसी न किसी तरह हेडलाइंस को मैनेज करने की कोशिश की और इससे जाहिर हो रहा है कि अब चुनावों में बीजेपी के पसीने छूटने के आसार बन गए हैं। आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा दिखाने का कड़ा आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया है और 30 जून तक की समय सीमा वाली उसकी अर्जी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दी थी 30 जून तक, उस अर्जी को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया रहा और इसी पर चर्चा होती रही कि यह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस बार उसकी न मनमानी चल पाई और न बहानेबाजी का ही जो है वो काम आई। आज की इस ज्वलंत खबरों पर चैनलों के प्राइम टाइम में भी चर्चा होती और अखबारों की सुर्खियां, कल सुबह की जो सुर्खियां होती वो भी यही बनती, इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन इस पूरे मसले को ओवरशैडो करने के लिए शाम 5 बजे के आसपास खबर आई कि मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि अब कौन सा धमाका मोदी करेंगे। लेकिन मोदी ने धमाके की जगह ट्वीट करके अग्नि मिसाइल 5 के परीक्षण पर बधाई दे दी और इसके फौरन बाद खबर आ गई कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम अब लागू हो गया है। कानून, अधिनियम नहीं बल्कि कानून अब लागू हो चुका है। आप जानते हैं कि 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में सीएए लागू करना भी बीजेपी का एक एजेंडा था और इस वक्त जब सारे चुनावी समीकरण उसके खिलाफ बैठ रहे हैं और बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उसने जो है बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। हालांकि सीएए लागू करने का फायदा अब बीजेपी को कितना मिल पाएगा, इसमें संदेह है। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन काम नहीं आ रहा है, वैसे ही सीएए का भी हश्र वैसा ही होगा क्या, या बीजेपी को इससे कोई माइलेज मिलेगा, यह भी थोड़े दिनों में हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आज जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक उसे बताना होगा, यानी कल शाम तक बताना होगा कि किसने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस राजनीतिक दल ने कितने का बॉन्ड भुनाया है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 मार्च तक वो इस डाटा को सार्वजनिक करे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है दोस्तों, और इससे बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि उसका लुका छिपी वाला जो खेल अब जनता के सामने आ गया है। आज राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया है। जैसे ही सीए के मामले से पहले जब ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डाटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, जब चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, और चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार।
ये लिखना है राहुल गांधी का। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। आइए जरा सुन लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा है। इसके अलावा संविधान की बात भी कही है और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हज़ार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके राय? ठीक है, ठीक है, लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूं, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूं, तो ऐसा चलता है, सलाह मशूरा नहीं होता। या उन जिन कैंडिडेट तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको बता दूं कि एसबीआई को 2 जानकारी देनी है। एसबीआई को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें 2 जानकारी देने के लिए स्पेशली कहा गया है। पहली जानकारी ये कि किसने कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और दूसरी ये कि किस पार्टी ने कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया। इसीलिए इसमें फिलहाल यह पता नहीं चलेगा कि बीजेपी को किस कॉरपोरेट घराने से कितने का बॉन्ड मिला, लेकिन फिर भी यह तो पता चल ही जाएगा कि बीजेपी ने कितने का बॉन्ड भुनाया है। दरअसल बीजेपी को लगा होगा कि एसबीआई के कंधे पर रखकर चलाई गई बंदूक से उसका बचाव हो जाएगा, लेकिन जब जनता का दबाव होता है तो बड़े बड़ों के सिंहासन डोल जाते हैं दोस्तों। और इस बार ऐसे ही बीजेपी की सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सीएए को लेकर जो हेडलाइंस बदलने की कोशिश हुई है उस पर भी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए जरा सुनते हैं, देखते हैं कि ट्वीट करके खासकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, इसको भी देख लेते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है। इनके बाद अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव के ट्वीट को भी अगर स्क्रीन पर ले आए तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो सीएए का मामला आप देखिए कैसे हेडलाइन चेंज होते हैं। जब चर्चा होनी चाहिए किसी और चीज की, चर्चा कुछ और चीज की होती है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है।
भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी, जी हां, पीएम केयर फंड, इसका भी। ये तमाम बातें, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं ना कहीं केयर फंड जो है, पीएम केयर फंड, वो भी कनेक्ट होता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव से पहले सीएए का तीर चलाकर बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता, या फिर यह दांव भी होगा बेकार। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी की सत्ता बचाने की क्रोनोलॉजी अब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कारण जनता समझ चुकी है। क्या बीजेपी के सांसदों को भी अब यह सच्चाई नजर आ रही है। कल हरियाणा के सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए, हरियाणा के हिसार से, और आज राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद जो हैं बीजेपी के, वो राहुल कासवा नाम है उनका, वो कांग्रेस में आ गए हैं। क्या ये बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत है? आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज एक अंतराल के बाद डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी आज जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ आपके सामने है। राजीव जी, देखिए, कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा गया था कि भारत के कौन से 3 बैंक हैं जो कभी नहीं डूब सकते। उसमें 2 तो प्राइवेट बैंक है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो बैंक था उसमें केवल एसबीआई के बारे में कहा गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता, चाहे जितने भी आर्थिक रूप से उथल पुथल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जिन संस्थाओं के बारे में हम सोचते थे, ये संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं सारी स्थायी रूप से काम करती रहेंगी, मजबूती से काम करेंगी, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, उसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 10 सालों में पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, मुझे अब ऐसा लगता है कि एसबीआई को भी उन्होंने एक चैलेंज के रूप में ले लिया कि कैसे नहीं डूब सकता मेरे रहते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि एसबीआई के ऊपर जो है वो वक्र दृष्टि जो है वो मोदी जी की लग गई है। बैंकों की सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है उसकी साख। आज जो है एसबीआई की साख जो है वही दांव पर लगी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इन चीजों की बहुत परवाह नहीं करते कि आपके देश को किन लोगों ने संभाला है। 1951 में जब पहली बार पंचवर्षीय योजना आई, उस समय एसबीआई जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, और पंचवर्षीय योजना के बाद नेहरू ने कहा था कि बैंकों को गांवों तक जाना होगा और तभी जो है भारत में सही मायनों में लोगों को बैंकों का फायदा होगा। उसमें सबसे ज्यादा जब विस्तार हुआ तो वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, जो सबसे पहले 1906 में जब चालू हुआ था तो उस समय उसे बैंक ऑफ कोलकाता कहा जाता था, कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन बाद में मर्ज हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बाद में उसके और बहुत सारी सहयोगी संस्थाएं खुली, आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वगैरह वगैरह। आज उसका नेटवर्क इतना मजबूत है, लेकिन एक ये जो दांव है, दांव मतलब का बहुत बुरा ही दांव है ये मोदी का, कि वो अपनी इमेज को बचाने के लिए वो एक पूरे के पूरे बैंक को दांव पर लगा रहे हैं। सही मायनों में तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये किया जाना चाहिए था कि आज के आज ही, जिस समय अवमानना तो हो चुकी है, क्यों नहीं तत्काल कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया जाता, चाहे घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए भी, या कोर्ट उठते तक ही किसी को बैठा दिया जाता, किसी बड़े अधिकारी को, तो उसका बड़ा संदेश जाता। अब दूसरी बात जो है, ये पहलू कहा जा रहा है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के नाते सीएए की बात क्या उठाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएए की बात जो है वो शायद इसलिए बहुत ज्यादा अब फायदा नहीं पहुंचेगा क्योंकि अब बीजेपी के और मोदी सरकार के इन तरीकों से जनता अच्छी तरीके से वाकिफ हो गई है। आप याद कीजिए, पहले भी सीएए को लेकर पर्याप्त नाराजगी थी लोगों में, अब तो है पहले के मुकाबले अब तो चुनाव होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा आंदोलन होता है, और मैं चाहता हूं कि होना भी चाहिए, क्योंकि तत्काल लोगों को इस मामले को लेकर वैसे ही सामने आना चाहिए जैसे कुछ समय पहले उन्होंने किया था। तो जनता को अगर सामने आती है तो एक और मुद्दा जो है भाजपा के खिलाफ लोगों को मिल जाएगा,
और मुझे ऐसा लगता है कि सीएए की बात जो है उन्होंने केवल इस बात से डाइवर्ट, जो बैंक वाला मामला है कि जिसमें उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी देनी है उससे बचने के लिए अगर उन्होंने किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो भूल है और भारतीय जनता पार्टी को इसका शायद ही कुछ फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब चुनाव की घोषणा 2-4 दिनों के अंदर कभी भी हो जाएगी। लोग जानते हैं कि सीएए जो लाया गया है वो निश्चित रूप से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ सांसद जो है कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, ये दूसरी बात है कि कुछ लोग जा भी रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जैसे जैसे अगले 2-4-6 दिनों में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक सीए की बात है, इसका बहुत ज्यादा फायदा वैसे ही नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों जो राम मंदिर का बहुत बड़ा इवेंट किया गया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये दांव जो है बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुआ। सीए हेडलाइन मैनेज करने के लिए लाया गया है, हम लोग भी मैनेज हो रहे हैं। थोड़ा सीए की चर्चा कम करें और इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये है भी वही। ये साफ साफ आज की तारीख में जो देर रात नोटिफिकेशन होना था, शाम को प्राइम टाइम के समय सीए का नोटिफिकेशन होना, ये साफ है जो जयराम रमेश कह रहे हैं या उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं या हम आप जैसे तमाम पत्रकार साथी कह रहे हैं कि हेडलाइन को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे कल के अखबार की सुर्खियां सीएए बने ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड बने, उसमें क्या सरकार सफल हो गई है। और इसमें सफल अगर हो भी गई है तो क्या इसका इंपैक्ट उस आधार पर उतना होगा कि आने वाले समय में इलेक्टोरल बॉन्ड को लोग भूल जाएंगे। आना चाहता हूं मुकेश कुमार जी आपके पास। मुकेश जी, जरा आपसे समझूं कि क्या ये दो बातें तो है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा हो रही थी, क्या अब ये चर्चा अगर ना भी हो तो यह मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा, या और इस मुद्दे का क्या इंपैक्ट वर्तमान सरकार पर नहीं पड़ेगा? नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये हॉट बर्नर पर मुद्दा आ गया भाई। अब आप देखिए कि जो सरकार की कोशिश थी 15 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी उसको किसी तरीके माफ कीजिएगा, उसको किसी तरीके से ठंडे बिस्तर में डाल दिया जाए, राइट, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, आपको हमें बताना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सरकार, देखिए ये बड़ी साफ सी बात है कि एसबीआई ने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी डेडलाइन से 2 दिन पहले, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे, उसके आदेश पे, सरकार के मंशा को पूरा करने के लिए दी। इसमें किसी को भी डाउट होगा मुझे नहीं लगता, चाहे वो सरकार का समर्थक हो या नहीं हो, लेकिन किसी को इस पर डाउट नहीं लग सकता। सबको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है और बगैर सरकार के इशारे के ये चीज हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कि सरकार क्यों ये चाहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन नहीं हो और कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल नहीं हो। वजह साफ है, सरकार को साफ दिख रहा है कि एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, एक ऐसा घोटाला है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट में लिया गया वो पैसा है जिसका अमाउंट एक 16,000 करोड़ यानी 160 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। व्हाइट का ट्रांजैक्शन है ये, हमें ये बात समझनी है, कोई काला धन नहीं है, एक तरीके से ये व्हाइट सफेद धन है। अब उस सफेद धन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि भाई इन्हीं आधार पे आपको इन बातों को डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आर्टिकल 14 की बात हो। उसके बाद अब सरकार की हवा क्यों खराब है, क्यों नहीं चाहती सरकार इस चीज? और गौर कीजिएगा यहां एक और इंस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड पे आता है, उसके बाद चंडीगढ़ का डेवलपमेंट होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही इंस्ट्रक्शन है, फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया। तीसरा फैसला आता है ज्ञानवापी का। प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञानवापी के फैसले की तारीफ करने के लिए और ये कहने के लिए शब्द हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली, बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड है ये। तो भैया उससे पहले भी तो न्याय की लाज रखी गई और संविधान की लाज रखी गई, तो कभी उसको भी आपने जरा सा एप्रिसिएट कर दिया होता। क्या ये दोनों फैसले इलेक्टोरल बॉन्ड के हों, चाहे चंडीगढ़ का म्यूरल इलेक्शन हो, ये क्या बगैर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के हुआ है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाज रखी थी, न्यायपालिका ने लाज रखी थी, न्याय की लाज रखी थी, तो भैया ये चीज तो उस ढंग से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम सब जानते हैं उसके पीछे क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है। सरकार कैसे ये कह देगी जो चीज उसके खिलाफ जाए कि नहीं बड़ी अच्छी हो रही है, संविधान की रक्षा हो रही है, और जो हमने गलत किया हमारी कलई खुल जाएगी, हम उसके लिए भी ताली बजाएंगे, ये कतई नहीं होने वाला ना लगे हाथ। दूसरी बात ये कि जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि भाई आज उनको कंटेम्प्ट करना, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गार्डेड तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे आगे बढ़ी है। अगर आप गौर करें
तो आज यस, बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर दीपक की कि भाई उनको आज कंटेम्प्ट का नोटिस आज ही लेना चाहिए था, क्योंकि कंटेम्प्ट तो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की सजा नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट का मोटिव क्या है? देखिए, इस बात को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहती है पहले जानकारी दो, तुम्हारी कंटेम्प्ट की पिटीशन हमने खत्म तो नहीं कर दी, डिसमिस तो नहीं कर दी, क्वैश तो नहीं कर दी, पहले जानकारी दो, पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करो। ये एक अच्छा तरीका, एक वाइज अप्रोच है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात इसी में जुड़ी हुई, जिसके अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है, जब से ऑर्डर दिया था तब से और आज की भी कार्रवाई के बाद, ये है कि आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, यानी जो पैसा राजनीतिक दलों को अवैध है, तो अभी ये उसका ऑर्डर बचा हुआ है कि भाई साहब अवैध पैसा है तो ये जाएगा कहां? क्या आप अवैध पैसे को, कल तक आपने रिश्वत खाई, आज कह देगी कोई कोर्ट कि नहीं साहब आप रिश्वत नहीं खा सकते या इस तरीके से नहीं खा सकते, लेकिन आप रिश्वत का जो पैसा लेकर के अपने पास बैठे रहिए, उससे एंजॉय कीजिए। उस मायने में यह फैसला अभी अधूरा है, यानी इसका कोई और चीज अनफोल्ड होनी है। अभी जो फिलहाल चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि सबसे पहले पब्लिक डोमेन में चीजें आए, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गोदी मीडिया टाइप के, वो लोग अपना दिमाग लगाएं, वो लोग चीजों को रिवील करें अगर करना चाहें तो, और ताकि देश की जनता को पता चले कि वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह का घोटाला हुआ है और कैसे बीजेपी ने उसका वारा न्यारा किया है। 2/3 शेयर आपको बीजेपी को मिल रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है, और कितनी सख्त डेडलाइन है आप देखिए। जो इन्होंने बगले झांकने की कोशिश की थी, हमें इसकी मैचिंग करनी पड़ेगी, बोला कोई जरूरत नहीं मैचिंग करने की, मैचिंग होता रहेगा आगे, पहले डाटा तो दो। अब देखिए इसमें इंटर एरिया मीनिंग क्या है कि मैचिंग आगे होता रहेगा, पहले डाटा दो, डाटा को पब्लिक डोमेन में डालो। तुम आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट को किसी ने मना तो नहीं कर दिया ना कि वो आगे चल करके इस बात का डायरेक्शन नहीं दे सकती कि साहब इस डाटा को मैच करके बताओ किसने किसने दिया और किसने किसने पाया, कहां से आया, कौन कौन से एनोनिमस नेम से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वो ऑप्शंस अपने पास रखे हैं बचा करके। उसने ये जो सबसे पहली स्टेज है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, उसके बाद आपने कहा कि भाई साहब ये जानकारी सबके पब्लिक डोमेन में डालिए। जिम्मेदारी किसको दी? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का ये काम है, और आज के भी फैसले में ये बात कही गई है, क्लियर कट कहा गया है कि वो 2019 में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए थे, जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था, उसमें दोनों ही बातें हैं, यानी जिस समय वो ऑर्डर दिया गया था उससे पहले का जो डाटा है वो दीजिए, और उसके बाद का जो डाटा है उससे भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए, अप टू डेट करके रखिए। तो ये बात जब सामने आ गई तो अब सवाल यह है कि सरकार चाहेगी क्या? क्या सरकार की मंशा इस डाटा को डिस्क्लोज करने की है? नहीं है। अब यहां से मेरा एक सवाल पैदा होता है, मुझे इस बात का डर है। डर यह है, और इस प्रेमाइस पर डर है कि हमारे समाज में एक दस्तूर चला आता है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मुझे अभी भी इस बात का गंभीर शक है कि क्या ये सरकार कल शाम तक सुप्रीम एसबीआई के जरिए डाटा फर्निश कर देगी, या अभी से लेकर के कल शाम तक कोई और नया पैतरा ढूंढने की कोशिश की जाएगी और फिर किसी वकील को खड़ा किया जाएगा कहीं। मुझे इस बात का डर है। और डर क्यों है? मैंने आपको रीजन बताया, उसके पीछे लॉजिक ये है कि यही लोग, इनको अच्छे से पता था कि हाँ भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की एक्टिविटी हो सकती, कार्रवाई हो सकती है। तो ये इन्होंने फिर भी हिम्मत कैसे जुटाई? ये ताकत आई कहां से, आती कहां से? किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास, नेता के पास, हमारे आपके पास ताकत आती कहां से? ताकत आती है जब आपको ये लगता है कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जब आप सत्ता की तरफ से उन अधिकारियों को इस बात का प्रोटेक्शन देने की स्थिति में होते हैं कि तुमको जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यानी आप देखिए कि जो आज की तारीख में एसबीआई के सीएमडी या चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक्सटेंशंस दिए गए हैं। ये बात इस बात का इंटरकनेक्शन है। ऐसा नहीं कि हवा में ही है, खाली साहब दे दिया आपने इंस्ट्रक्शन, आपके हाथ में था। नहीं, आपने क्यों दिया उनको एक्सटेंशन? इसलिए दिया क्योंकि जैसे आप कहें आपकी कठपुतली की तरह वो काम कर सके। और ये कठपुतली की तरह काम करने का जो तरीका है, ये तरीका हमारी डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ जाता है। आखिरकार हमारी आपकी आपत्ति क्या है? हमारी आपकी आपत्ति यही है ना कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, उसको कायम रहना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी से और इफेक्टिवली फंक्शन करना चाहिए। हम पत्रकार लोग जो जुटते हैं, हमारा इम्फेसिस किस चीज पे? इसी पे है ना। ये चाहे सरकार ए करे या बी करे या सी करे,
जो गलत करेगा उसको, और किस आधार पे गलत कर रहा है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जर्नलिस्टों की फंडामेंटल ड्यूटी। और अगर इस काम को आप सोच के देखिए कि बीजेपी सरकार, अब जैसे इस आपने बहुत सुंदर बात कही कि भाई अब शाम से कोशिश हो रही है हेडलाइन मैनेज करने। क्यों भाई, हेडलाइन मैनेज करने की जरूरत आपको क्यों आई? क्या आप वाकई में आपको लग रहा है कि आपका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है? आपके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला, और वो भी बिल्कुल चुनाव के बुहाने पे। 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर आपको अभी इलेक्शन कमिश्नर की घोषणा करनी है, नए इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने हैं, और किस ढंग से बनाने हैं उसकी बात हम लोग पहले भी करते रहे, सुनते समझते रहे कि भाई वो कॉलेजियम जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव करेगा, उस कॉलेजियम के सामने जो ऑप्शंस आएंगे, जो प्रपोजल आएंगे, मान लीजिए 5 लोगों का नाम सरकार ने शॉर्टलिस्ट करके दिया, ये सरकार ही शॉर्टलिस्ट करेगी, और उसका इंटरकनेक्शन है। ये मत सोचिएगा कि विषयांतर हो रहा है कि मैं अभी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन पे जा रहा हूं, उसका इंटरकनेक्शन है इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से, कि ये लोग जो अभी तुरंत आएंगे, ये आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, उस मंशा को कैसे फुलफिल होने देंगे, होने भी देंगे कि नहीं होने देंगे। फर्ज कीजिए कि कल अगर किसी वजह से कोई ऐसी टांग अड़ा दी गई, कोई ऐसा नुक्ता निकाल लिया गया, वाजिब हो गैर वाजिब हो समय तय करेगा, लेकिन हम किसी वजह से कल शाम को 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम दिया गया है कि साहब आप दिन के ढलने तक आप ये जानकारी फर्निश कीजिए इलेक्शन कमीशन के पास, और नहीं किया तो फिर कंटेम्प्ट करोगे ना, फिर एक पिटीशन आदमी डालेगा, फिर 4 दिन बाद 6 दिन बाद की डेट लगेगी, तब तक क्या होगा, नया इलेक्शन कमीशन आएगा। वो नया इलेक्शन कमीशन किस ढंग से बिहेव करेगा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को डिस्टॉर्ट कर लेगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन किस ढंग से और बिहेव करेगा। कहीं कोई आप ऐसा पेस तो नहीं खेल लोगे कि नहीं साहब इनसे हमने तुरंत पोल शेड्यूल का अनाउंसमेंट करा दिया और फिर कह दिया कि नहीं साहब अब तो फलाने ढंग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा, अभी हम ये जानकारी नहीं दे सकते, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी वगैरह वगैरह। होगी कि नहीं होगी, आगे चल करके क्या तय होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन जब आपको थोथी दलील दे करके मामले को डेफर करना है, वकालत में ये बड़ी सामान्य चीज है। वकील को अगर ये इंस्ट्रक्शन दे दे उसका क्लाइंट कि किसी तरीके से मामले को डेफर करो, तो वही जुगत वो लगाता है कि कैसे हमें अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट मिल जाएगी। तो ये एप्रीहेंशन आज की इन गतिविधियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर के बाद, ये एप्रीहेंशन बना हुआ है कि क्या सरकार ऐसा कौन सा पैतरा, और मुझे लगता है हम पैनल में बैठे लोग हैं, अगर कोई और व्यक्ति भी इस मामले में कयास भी लगाए तो बहुत अच्छा है, हम समझते हैं उससे वो चर्चा आगे बढ़ सकती है कि भैया क्या सरकार के पास ऐसे ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो इस बात के लिए जी जान लगा देगी कि कल शाम तक हमें ये डाटा प्रोवाइड नहीं करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुकेश जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो अवमानना का नोटिस वाला मामला है, वो अवमानना के लिए एक हलफनामा, यहाँ जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस आदेश के आखिरी लाइन में कहा गया है कि SBI के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CMD और चेयरमैन एक हलफनामा दायर करें जिसमें वो लिखें सिग्नेचर के साथ कि हम इसको कल फुलफिल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर अवमानना का केस दर्ज होगा। ये साफ साफ कहा गया है उसी आदेश में, ये आखिरी लाइन है। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जिस अवमानना की बात अभी हो भी रही थी, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, और एक इस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। हमारे 2 साथी और जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और सुनील शुक्ला जी, आप दोनों का भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रकाश जी, जरा सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, सुबह से लेकर शाम तक बातें बहुत हुई, शाम को मोदी जी आने वाले थे टीवी पे, फिर से लोग घबराते हुए इधर उधर देखने लगे, बगले ताकने लगे कि पता नहीं क्या कहेंगे। फिर चर्चा हुई कि CA लागू करने के लिए उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लिए मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मोदी जी नहीं आए। उन्होंने एक ट्वीट करके और बता दिया कुछ और, कहानी कुछ और थी, लेकिन उस कहानी में ट्विस्ट ये था कि शायद बताना तो यही था CA का, लेकिन दिन से मूड थोड़ा सा चेंज हो रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण। और यहाँ अब जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हेडलाइंस को मैनेज करने की कोशिश है। लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे, और ऐसे मुद्दे हैं दोनों जिस पे अलग अलग डिबेट्स हम कर सकते हैं, अलग अलग चर्चा कर सकते हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे CAA हो।
नागरिकता संशोधन अधिनियम अब वो कानून बन चुका है, उसी कानून को लागू करने की बात थी, लेकिन 4 साल और 3 महीने बाद इस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना, ये क्या कुछ कहता है, इसके तह में जाएंगे और अब तो खूब जाना होगा। लेकिन उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड ने उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू करवा दी है और इसीलिए यहां अगल बगल झांकने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए यहाँ कुछ नोटिफिकेशन और कुछ और बातें लाने की जरूरत पड़ रही है। और जैसा अभी मुकेश कुमार सिंह साहब कह रहे थे कि कल को हो सकता है, क्योंकि अभी 4 दिन का वक्त है और 4 दिनों में हो सकता है कुछ और आए, क्या ऐसा हम देखते हैं? क्या कुछ आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? राजीव जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें बहुत स्पष्ट कर दी है और वक्त मुकर्रर कर दिया कि कल 12 तारीख की शाम को 5 बजे तक, यानी अब 21-22 घंटे बचे, 21 घंटे कुछ मिनट बचे हैं, तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाइए। और चुनाव आयोग को आदेश दिया है, निर्देशित किया है कि 15 तारीख की शाम तक, 15 तारीख की शाम 5 बजे तक उसे वेबसाइट पर आप जोड़ दीजिए। अब सवाल ये कि ये जानना दिलचस्प है, इस देश को ये लगता है कि अगर ये पता चल जाए कि किस औद्योगिक समूह ने या व्यापारी ने या व्यक्ति ने या किस विदेशी संगठन ने कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो बॉन्ड किस पार्टी को मिले, इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सफाई की बात नहीं कही है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब ये पता चलेगा कि एक्स कंपनी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है और वाई कंपनी ने कांग्रेस को या टीएमसी को कितना पैसा दिया है, कितना चंदा दिया, तब कहीं जाके बात स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल यह कि लगभग 12,000 करोड़ में से 6,500 करोड़ केवल एक पार्टी को मिला है जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो उस पार्टी को इतना पैसा, इतना चंदा बॉन्ड के जरिए क्यों मिला? किन 35 कंपनियों ने 325 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, चंदे के तौर पे दिए? उन कंपनियों को क्या क्या सुविधाएं मिली? क्या उन कंपनियों पर पहले छापे पड़े थे, उसके बाद छापों के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? या उन कंपनियों की गतिविधियां क्या रही? उन कंपनियों के शेयर में भाव कैसे मैनिपुलेट हुए? क्या उसमें विदेशी संगठन या एनजीओ या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी संगठन के लोग हैं? ये सारी बातें साफ होनी चाहिए थी। देखिए, बीजेपी अपनी लड़ाई, अपनी रणनीति जिस तरीके से लड़ रही है, उसमें एक बात तय थी कि जब उसने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी के पास काफी चंदा हो गया, तो अरुण जेटली जी और उनके साथियों ने लक्ष्य रखा कि कोई ऐसी व्यवस्था करवाई जाए कानूनन तरीके से कि बीजेपी एक धनवान पार्टी बन जाए। और जब सत्ता में आ गई बीजेपी, तब बीजेपी के पास में ये चीज बहुत आसान हो गई कि बीजेपी कैसे अधिक से अधिक चंदा दबाव डालकर, लालच डालकर किसी भी तरीके से अपने हाथ में ले। ये बेहतर होता कि स्पष्ट हो कि किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी ने दिया, तो उसके बाद ये पता लगाना आसान होगा कि उस कंपनी को बाद में सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी। और मजेदार बात आज ये लगी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम ने अपनी सफाई पेश की, एजीएम की तरफ से पेश हुई थी याचिका कि साहब हमें समय दिया जाए क्योंकि हमें समय, मतलब चेयरमैन ने नहीं कहा, ये बात एमडी या किसी और व्यक्ति ने नहीं कही, एक एजीएम लेवल के अधिकारी ने कही। और इसी कंपनी की जब अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी और वे ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी ऑस्ट्रेलिया में थे और अडानी भी वहीं थे, और वहीं एसबीआई ने अडानी जी के लिए, अडानी जी की इंडिया की कंपनियों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज स्वीकृत किया था। यानी 3 दिग्गज लोग, एक एसबीआई का चेयरमैन, प्रधानमंत्री और अडानी, 3 लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आदेश दिया जाता, मैं कहूंगा आदेश ही दिया गया था कि आपको अडानी जी को 6,000 करोड़ का कर्ज देना है ताकि वे वहां से कोयला निकाल सके और कोयले को भारत में आयात कर सके या अन्य देशों को भेज सके। लेकिन वहां पर्यावरण को लेकर जो मुद्दे थे, क्योंकि बहुत वर्षों से अडानी जी की योजना थी कि ऑस्ट्रेलिया की खदानों से कोयला निकाला जाए, लेकिन वहां जब कोयले को निकालने के लिए खदान खोदने की बात हुई तो वहां के जंगलों की सुरक्षा को लेकर बहुत आंदोलन हुआ।
अब आप जी। प्रकारांतर में देखिए कि ऐसे ही आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। आप वाकिफ हैं, छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को कोयला निकालने की छूट मिली। तो सारे तार कुल मिलाकर इस तरह जाते कि कैसे उद्योगपतियों को धमकाया जाए, उनसे चंदा लिया जाए, पार्टी का फंड बनाया जाए और चुनाव में धन बल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, पीठ ने, संविधान पीठ से 5 न्यायमूर्ति थे, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और हरीश साल्वे जो एसबीआई के वकील थे, उन्हें ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया और प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 40 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अपनी बात कही कि आपको कल तक का समय दिया जाता है। एसबीआई के चेयरमैन को भी फटकार लगाई और कहा कि एक हलफनामा दीजिए। तो ये बातें साफ है। एक पूरे मामले में ये लगता है कि अब तक ये माना जाता था कि हमारा बैंकिंग सिस्टम राजनीति से दूर है या राजनीति उसे बहुत कम छूती है, मामूली सा प्रभाव होता है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन जब आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति होती है और एसबीआई के चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया में निर्देशित किया जाता है कि अडानी जी के लिए 6,000 करोड़ का कर्ज मंजूर करो, तो लगता है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम भी इसी राजनीति का एक हिस्सा बन गई है और ये परिवार, मोदी का परिवार हो गई है बैंक। आपने देखा होगा, अगर एक ग्राहक के रूप में कभी भी एसबीआई के खाते में जाइए, अकाउंट पे जाइए, अकाउंट देखने के लिए जाए, तो वो बोलेंगे लंच टाइम चल रहा है, अभी हमारा सर्वर डाउन है, 3 बजे आइए, 4 बजे आइए, कल आइए। तो उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे हम 4 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, हमें समय दीजिए, जून में बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के झांसे में नहीं आई है और हरीश साल्वे जैसे वकील भी एसबीआई की तरफ से कुछ कर नहीं पाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि इशारा ठीक है, दिशा ठीक है, लेकिन इससे ये बात पता नहीं चलेगी कि किस किस भ्रष्ट कंपनी ने या किन किन लोगों ने सीबीआई के या ईडी या इनकम टैक्स के डर से सरकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा दिया, उसने बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड का पैसा उनकी पार्टी ने भुनाया। ये बात पता चलनी चाहिए मतदाता को कि किस पार्टी ने पैसा दिया, किसके पास गया, उस पार्टी को कितनी, उस कंपनी को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली, ये अभी नहीं होगा। यानी अभी बहुत कुछ देखना बाकी है हमें। राजीव जी, अभी तो ये शुरुआत है, कम से कम इतना तो फुलफिल करें और कल शाम 5 बजे तक इतना फुलफिल कर पाते हैं या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ से एक दिलचस्प कड़ी उसकी शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं यहीं से एक डर, एक भय जो है वो पैदा होता है नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को, और वो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि आनन फानन में आज सीएए एक्ट को का नोटिफिकेशन करना, ये अपने आप में आप उसका जवाब समझ सकते हैं। आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप इसको दिन भर से देख रहे हैं, हम लोग चर्चा भी दिन में कई बार कर चुके हैं, कैसे देखा जाए अब जबकि शाम का वक्त है और एक साथ दो खबरें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड भी है और सीएए भी है, पैरेलल दोनों पटरी पे हैं, लेकिन पटरी से उतरती हुई भाजपा दिखाई देती है क्या यहाँ पे? चलिए, अगर सरकार की मंशा यही है कि सीए जो है वो ध्यान भटकाए, तो 30 सेकंड में सीए पे ही बोल देता हूँ जी, वही शुरुआत करता हूँ। देखिए, सीए जो है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन लोगों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिन नॉन मुस्लिम्स ने अप्लाई की सिटीजनशिप, उनको मिलेगी। कुछ 100 लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, पहली बात, और वो 2014 से पहले अप्लाई किए हुए लोग। अच्छा, ये डेट बदलनी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 लाख से ऊपर भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। ये भी एक सवाल है कि क्यों छोड़ी है। अकेले 2023 में लगभग 2,25,000 लोगों ने छोड़ी है, और इस साल जब हम बात कर रहे हैं 2023 का डेटा अभी सामने है जी। तो उसमें भी 1 लाख करीब लोग छोड़ चुके हैं। वो डेटा अभी और रिफाइन होके आएगा। तो ये क्यों भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं लोग। अब मैं आता हूँ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। देखिए, सरकार ने, मुकेश जी जो है चर्चा कर रहे थे
मैं दो नाम लेना चाहता हूं, दिनेश कुमार खरे और अश्विनी तिवारी। ये चेयरमैन और एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको दोनों को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया, इसीलिए दिया था कि वो सरकार का बचाव करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते बंद कर दिए सारे। जी। ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। अब मैं आता हूं कि जी अगले कुछ दिनों में होने क्या जा रहा है। देखिए, ये इतनी बड़ी सुनामी है, इतना बड़ा ये घोटाला सामने आएगा कि इससे आप वो कोई हाथी खिचड़ी बना के खिला देंगे मीडिया में, कोई सीए ले आएंगे या कोई मिसाइल की घोषणा कर देंगे, उससे दबने वाला नहीं है। सुनामी जब आती है राजीव जी, तो पेड़ पर चढ़ के कोई नहीं बच सकता। ये वैसे ही सुनामी आएगी। अभी तो एसबीआई का डेटा जब आएगा, वो डेटा अभी जैसे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी कह रहे थे, वो डेटा को डिकोड करने का काम सिविल सोसाइटी, पत्रकार और तमाम लोग करेंगे। मिलाने काम, जो मिलाने की जिम्मेदारी एसबीआई देना चाह रहा था, वो तो हम लोग मिलाएंगे ना। डेटा तो आने दीजिए एक बार कि वो कौन सा सीरीज नंबर है जो जिसने वो बॉन्ड खरीदा, उसी सीरीज का बॉन्ड किसने खरीदा, वो आदमी कौन है जिसका केवाईसी है, और उसकी कंपनी को बेनामी है या असली कंपनी है, उसको क्या क्या फायदे, कौन कौन से ठेके मिले, कौन कौन से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिले, कौन कौन से एयरपोर्ट उनको बेचे गए। ये घोटाला असली घोटाला है जी। दूसरा एक सबसे बड़ा, आजाद भारत में पहली बार राजीव जी हुआ है, प्रधानमंत्री मंत्री जब शपथ लेते हैं, आप लोगों को याद होगा सबको, कि वो कहता है कि हम भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। इस नीति के तहत भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। पहली बार हुआ है कि भारत की राजनीतिक पार्टी में विदेशी पैसे का दखल हो गया है। एफसीआरए को अमेंड किया गया। विदेशी कंपनियां अपनी शेल कंपनी के थ्रू, अपनी सब्सिडरी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। और हम ट्रेंड देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी को पैसा गया है ज्यादा, यानी वो सरकार की नीतियों को प्रभावित कर चुकी हैं, कर रही हैं, कर सकती हैं। बिल्कुल। तो अभी हम जब ये डेटा सामने आएगा तो अब देखेंगे कि इसमें इजराइल की कौन सी कंपनी है, कौन सी चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी की कौन सी सब्सिडरी है जिसने पैसे दिए हैं, किस पार्टी को दिए हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसको क्या क्या फायदे दिए गए। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि मतलब 200 साल लगे थे भारत के लोगों को जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, और अब दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम हो रहा है, हो गया इस बॉन्ड के माध्यम से। वो तो अब डेटा सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी चीज कि ये बहुत सीरीज में आएगा जी। पहले एसबीआई डेटा जो है वो कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को देगी, इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगा, फिर धीमे धीमे इसकी रिसर्च होगी, वो रिसर्च रोज सामने आएगी, रोज 4 कंपनियों के नाम आएंगे, रोज 4 ठेकों के नाम आएंगे, रोज वो बातें आएंगी कि इसके यहाँ ईडी गई, इसके यहाँ ईडी नहीं गई, इसने पैसा नहीं दिया था तो ईडी गई, जब इसने पैसा दे दिया तो ईडी नहीं गई। ये रोज आएगा। तो आप देखिएगा कि इसमें आपको हमको पता चलेगा राजीव जी कि वॉशिंग मशीन का तो पूरा शोरूम लगा दिया था मोदी साहब ने, धोबी घाट, पूरा धोबी घाट लग गया था। तो धोबी ये घाट है। इतना बड़ा घोटाला होगा और नैतिक घोटाला है, क्योंकि जी, जी, भारत के लोकतंत्र को, भारत सरकार की, जनता के द्वारा चुनी गई भारत सरकार की संप्रभुता का सवाल है। ये विदेशी कंपनियां कौन है, ये हम लोगों को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। ये घोटाले को आप ढक नहीं पाएंगे
न कोई हाथी खिचड़ी खिला के, न कुछ। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो बीजेपी का मीडिया है, जो चैनल है नोएडा के, उनको काम बहुत है बेचारों को, वो काम बहुत बढ़ गया उनका। अब उनको काफी हाथी और घोड़ा और चीता और तेंदुआ और मिसाइल, ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी अगले 10 कुछ दिन तक। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। थोड़ा सा जानकारी दे दूं सीएए को लेकर। सीएए एक्ट के बारे में अभी बता भी रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और चूंकि ये आज इसको नोटिफाई कर दिया गया है, जो 4 साल और 3 महीने बाद नोटिफाई किया गया, और हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन इससे फायदा किसको होगा और क्या इससे किसी को नुकसान भी है? सिंपल सी बात है, ये एनआरसी नहीं है, ये सीएए है, नागरिकता संशोधन कानून। और भारत में नागरिकता पाने के लिए 11 साल आपको भारत में रहना होता है अगर आप विदेश से आए हैं। लेकिन जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खासकर मुस्लिम देश, वहाँ से आए हुए और जो गैर मुस्लिम को छोड़कर जो बाकी हैं अल्पसंख्यक जो हमारे देश में, वो या वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर यहाँ के नहीं, मुस्लिम को छोड़ के, 6 साल रहने पे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 थी। ये जिस समय ये कानून पेश किया गया था दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, उस समय यह बताया गया था कि 31,313 लोग हैं जो इस नागरिकता, जिन्हें नागरिकता दी जा सकती है। अब ये आज नोटिफाई हुआ है, इसके बाद ये कितने लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर बाकी इसमें जो जातियां हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ऐसे तमाम, ईसाई हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, वहाँ के जो इन देशों के, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ये जो आए हैं, ये 6 साल अगर रह चुके हैं हिंदुस्तान में, तो इनको नागरिकता देने का, इससे पॉलिटिकली क्या फायदा होगा ये भगवान जाने और बीजेपी और मोदी जी जाने। लेकिन क्या राम मंदिर की तरह ये भी एक वही तीर है जो निशाने पर नहीं लगने वाला है? आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सीएए की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बात चूंकि पैरेलली चर्चा करनी पड़ेगी इसलिए कर रहे हैं हम। और दूसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या यहां से यह माना जाए, सवाल वही रिपीट कर रहा हूं, कि उल्टी गिनती की शुरुआत है ये? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। आज जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखवा रहे थे, अगर आपने उसको लाइव देखा है तो कामा, कोलन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा सब बोला उन्होंने, और किसी भी प्रतिपक्षी वकील को उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। अगर कोई न्यायालय और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कामा, फुल स्टॉप को लेकर भी चिंतित है या सतर्क है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बचा ले जाएंगे। और सीएमडी और एमडी, सीएमडी और चेयरमैन दोनों को आज एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर दिया होगा उन्होंने। सर्वोच्च न्यायालय के सामने लोगों को थर-थर कांपते हुए हमने देखा है। मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल से मुकेश ने भी विभिन्न न्यायालयों में लोगों को देखा होगा एपीआर होते हुए। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई लोगों को देखा है, कई लोगों को, बड़े पराक्रमी लोगों को, और सर्वोच्च न्यायालय में भी मैंने देखा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश, इसको आप जब ये नहीं कहा उन्होंने कि विद इन 24 आवर्स, तारीख लिखवाई है और समय लिखवाया है, अपने अगल बगल बैठे हुए दोनों सम्मानित न्यायमूर्तियों से बात करके। यह हल्का निर्णय नहीं है। यह भी ऐसा भी निर्णय नहीं है जिसको लेकर के आप बहुत लंबे समय तक खींच लेंगे या खींच पाएंगे। न्यायालय के सामने पहले से एक अवमानना की याचिका लंबित है, वो खत्म नहीं हुई है। जो एडीआर ने अवमानना की याचिका दाखिल की है वह सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उस पर न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एसबीआई, इसमें कुछ, एसबीआई तो केवल बलि का बकरा है, सरकार है ये। और सरकार के सामने चुनौती क्यों है
यह सरकार जो लगातार कहती रही है कि पिछले वर्षों में जो सत्ता में रहे हुए लोग हैं उन्होंने केवल काला धन कमाया है, आज उसको यह बताना पड़ रहा है कि उसका ये जो धन आया है वो कैसा धन है। जो सरकार केवल भ्रष्टाचार को लेकर के हर राज्य में हर राजनीतिक दल के खिलाफ, हर प्रतिभाशाली या सत्ता के दावेदार नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, उसका पूरा का पूरा हवा निकल जाएगी कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, भ्रष्टाचार काले धन को खत्म करने के नाम पर, आज राहुल गांधी का सुनिए ट्वीट पढ़ा होगा आपने, राहुल गांधी ने क्या कहा कि काले धन के खिलाफ जो सत्ता में आए थे वो लोग अपने बैंक, उस जो स्विट्जरलैंड का बैंक का डिटेल लाने के लिए तैयार थे, वो अपने देश के बैंक का डिटेल देने के लिए तैयार नहीं है। हरीश साल्वे साहब को अपने जीवन में पहली बार हकलाते हुए देखा हूं, पहली बार मैं कह सकता हूं। मैं हरीश साल्वे साहब को न्यायालय के बाहर भी बोलते हुए सुना हूं, और ये जो लाइव जब से होने लगा है, स्ट्रीम होने लगा, तब भी मैंने सुना है। निश्चित रूप से बहुत ही पराक्रमी वकील हैं, बहुत जानकार वकील हैं इसमें, और सर्वोच्च न्यायालय ने या सरकार ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका है हरीश साल्वे को खड़ा करके। हरीश साल्वे की निश्चित रूप से बहुत फेस वैल्यू है, जानकार वकील है, लेकिन जो व्यक्ति एक पैराग्राफ में 5 बार योर लॉर्डशिप करे, यह हरीश साल्वे का चरित्र नहीं है। यह बताता है कि आप इसमें कोई तथ्य नहीं है, आपके पास न्यायालय के समक्ष कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और माननीय न्यायमूर्तियों ने जब सवाल पूछे उस समय आप लोगों का चेहरा देखो होते क्या जवाब दे रहे हैं, और ये न्यायमूर्ति किस तैयारी के साथ बैठे थे कोर्ट में, एक एक चीज रेसा उन्होंने खत्म कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास डिटेल नहीं है? हमारे और आप जैसा बैंकों का सामान्य ग्राहक इस बात को जानता है कि बैंक की शाखाएं उस दिन का लेन देन का पूरा हिसाब रखे अपना ताला नहीं बंद कर सकती है, घर नहीं जा सकता कोई कर्मचारी। यह बैंकिंग प्रणाली है। आज बैंकों में कुछ भी मैनुअल नहीं है कि सिवाय उस फॉर्म के जब आप खाता खोलते समय अपना दस्तखत करते हैं, इसके अलावा कुछ भी मैनुअल नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। आपका किया हुआ दस्तखत भी डिजिटल है और देश के किसी कोने में उसको देखा जा सकता है। आप बताने चले हैं कि साहब हमको आंकड़े जुटाने में समय लगेगा, और इसको डिकोड करने की बात कर रहे हैं आप, कहां जहां आया माने विद इन आवर्स आपको पता चल जाएगा किन किन कंपनियों का यह पैसा है। यह पता चलेगा कि इसमें से सेल कंपनियां कितनी हैं। सेल कंपनियों को खत्म करने का दावा आपने किया था, आपने यह कहा था कि इतनी कंपनियां, हमने सेल कंपनियों को बंद कर दिया। यह पता चलेगा कि कितनी सेल कंपनियां हैं जिससे आप पैसा ले रहे थे। ये कुछ भी आप छिपा नहीं पाएंगे, जितना आप इनको प्राणायाम करना था कर लिया, ये चलने वाला नहीं है। और यह इसलिए होगा लोगों के सामने कि बहुत बड़ी चुनौती थी। यह सवाल यह है कि जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था से काला धन खत्म करना चाहते थे, आप यह बिल क्यों लाए? क्या आप उस दिन का लोकसभा में बहस सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए कहीं से, जिस समय यह बिल पेश किया गया था, बहुत स्वनामधन अरुण जेटली सामने रखा। इस देश की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने यह प्राविधान किया था कि 3.5 साल तक कोई भी कंपनी जितना लगातार फायदे में रही हो और उस अपने फायदे का अधिकतम 7.5% वह चुनावी चंदा दे सकती है। एक कानून तो यह बनाया गया, और आपने कालाधन रोकने के नाम पर एक ऐसा कानून लेकर के आए जो केवल कालाधन को बढ़ावा दे रहा है। और अगर ये कालाधन नहीं है, अगर इसमें कोई खोट नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, तो लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं आप? ये क्यों प्रतिबंध लगाया गया कि दानदाताओं के नाम नहीं जाने जाएंगे? क्यों आपने इस तरह का प्रतिबंध लगाया? वह दानदाता तमाम तरह की सुविधाएं पा सकता है, लेकिन जनता नहीं जानेगी। सर, इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जितने संशोधन गए थे सब असंवैधानिक है, सबको रद्द कर दिया। किस बिना पर आप इसको रोक लेंगे? आपने आईटी एक्ट को जो संशोधित किया था उसको खत्म कर दिया, रिप्रेजेंटेशन एक्ट को जो आपने संशोधित किया था उसको गैर कानूनी कर दिया, आरटीआई एक्ट को जो आपने संशोधित किया था उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। कहां से कर लेंगे आप? क्यों, कैसे आप इस डाटा को क्लियर नहीं करेंगे? और दोनों की जिम्मेदारी दे दी, ईसीआई को भी कह दिया कि आप 15 मार्च तक, उनको भी नहीं कहे, ये शब्द प्रयोग नहीं किया है कि कल परसों नरसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद, डेट दिया है। और ये लिखाया है, ये भी ये नहीं कहा है कि कहा कि 5 PM
माने कोई चीज क्लियर करने में सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ा नहीं है आपके सामने। अब आप कुछ भी एक मैंने कहानी लेके चले आए, तो यही बस बचा रह गया कि सीएमडी साहब को वहीं से कहेगा कि मैं तिहाड़ भेज रहा हूं। आप डिटेल रहा है कि बताइए मैं क्या करूं आपके साथ। संभव नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ ये नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी कहानी सुनाने चले जाइए और सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है आपका गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ने के लिए। होता नहीं है, आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता? और अगर आप जो आपने बात कही, अगर जितना भी आपका एजेंडा था उस एजेंडे को अगर इस निर्णय ने धूल दूसरित कर दिया, तो आप किस बिना पर लोगों के सामने खड़े होंगे? एक बेहतर सरकार, एक पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनने वाली सरकार का आश्वासन लोगों को आपने दिया था, और पूरी तरह से अगर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मामला खुल करके आएगा, जिसकी पूरी आशंका है। अगर इस तरह की स्थितियां नहीं होती तो इसमें इतनी गोपनीयता नहीं होती, इसमें इतनी पर्देदारी नहीं होती। आप बताते कि हमको इतना पैसा मिला। हमने और आपने अपने जीवन में राजनीतिक दलों को घर घर चंदा मांगते हुए देखा है। आप बड़ी बड़ी अपने अपने रैलियों में बड़े बड़े नेताओं को, इस देश के बड़े बड़े नेताओं को हमने चंदे की अपील करते हुए देखा है। भीड़ में घुस करके चादर फैला करके पैसा लेते हुए देखा है। जी बिल्कुल। पिछले 15 साल से तो कहीं चंदा मांगा ही नहीं जाता। तो पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? ये जो बड़े बड़े इवेंट हो रहा है, अब क्या कोई किसी पॉलिटिकल, खासतौर से सत्तारूढ़ दल का कोई भी आयोजन उस पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई पड़ते हैं क्या? झंडा, बैनर, तंबू, कनात कुछ भी लगाता हुआ पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है? वहां उनको देख ले, आपको चेहरे पहचान में नहीं आएंगे कि हमारे शहर के किस कोने में लोग रहते हैं जो यहाँ इस बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े तंबू कनात लगा रहे हो, जर्मन हैंगर लगाया जाता है। पहली बार हम लोगों ने देखा जर्मन हैंगर को किस पार्टी का कार्यकर्ता लगाता है। ये इवेंट के पैसे जो आपने लिया, एक अलग तरह का जो आपने राजनीतिक कल्चर पैदा कर दिया। यह पैसा, यह सामान्य पैसा नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय की चिंता ही है। अगर क्या इस देश के नागरिकों को क्यों नहीं जानने का हक है कि हम जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो कंपनी किसको पैसा दे रही है? इस देश के नागरिकों को यह जानने का क्यों हक नहीं है कि जिस बैंक में हम अपना पैसा रखे हुए हैं वह पैसा कहां निवेश कर रहा है और क्यों निवेश कर रहा है? और आप इसके बाद भी आप कहेंगे कि आप राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय स्वाभिमान में और राष्ट्रीय पुनरुत्थान में आप काम कर रहे हैं, और लोग विश्वास कर जाएंगे आपके लिए। सवाल ये बातें हैं कि जितने तरह के विमर्श आपने पैदा करने की कोशिश की थी, जितने तरह की, राष्ट्रीय गौरव का, राष्ट्रीय गरिमा का, राष्ट्रीय उत्थान का, राष्ट्रीय नैतिकता का, उन सब की हवा निकाल दिया एक निर्णय ने। और सबके सामने साफ हो गया कि आप कहां जा रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं। और माननीय न्यायालय इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह आज जो एमडी और सीएमडी का जो आदेश हुआ है, यह सामान्य आदेश नहीं है कि आप एफिडेविट दाखिल कीजिए उसके बाद जाइए जी। और मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं राजीव जी, किसी की ताकत नहीं होती, कोई किसी अधिकारी को कोई सरकार कितना संरक्षण दे दे, न्यायालय की जब आंख टेढ़ी होती है ना तो कोई खड़ा नहीं होता। और आप देखेंगे कि यह आदेश, हालांकि मैं भी उतना ही आशंकित हूं कि सरकार अभी कितने इसमें कुछ खेल कर सकती है, लेकिन मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश को टालना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो। जी मुकेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी मुकेश जी। मैं एक बात बताना चाहता हूं पैनल के लिए भी और साथियों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से ये जो वकील साहब थे उनके हरीश साल्वे ने कुछ एक चीजें क्लैरिफाई की है, वो भी हमें लार्जर ऑडियंस को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये केवाईसी करते हैं, यानी जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा खरीदना चाहता है, एक फॉर्म है छोटा सा, जैसे हम लोग बैंक में विड्रॉल फॉर्म देते हैं, उसी तरीके का एक फॉर्म है कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है, तो हम उसका पैसा, हम उनका केवाईसी करते हैं जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने आता है। उसके बाद हम उसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं उसकी जो भी डिटेल है, उस डिटेल को भी हम लिख करके फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, यानी पेपर के रूप में रखते हैं। और उस पेपर के रूप में चूंकि 10 दिन का ब्लॉक होता है
कि 10 दिन में हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचना है, तो उस पेपर को हम एक लिफाफे में डाल के, सिल्वर लिफाफे में डाल के एसबीआई के हेड ऑफिस बॉम्बे भेज देते हैं। बॉम्बे में भी उस लिफाफे को एज इट इज वैसे ही रखा जाता है तब तक जब तक कि यहां से, यानी जो व्यक्ति अब रिडीम करा रहा है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, भले ही किसी और के कहने से लिया, लेकिन आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने जिसके भी कहने से लिया, उस व्यक्ति को आपने खरीद के दे दिया। उसने किसको दिया हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन हाँ लिया गया आपके नाम से। कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बेनामी कंपनी वगैरह वगैरह। अब उसके बाद वो व्यक्ति जब रिडीम कराएगा तो रिडीम कराने वाली जो जानकारी है वो भी वापस वहां भेजी जाएगी एसबीआई के हेड ऑफिस बॉम्बे। एसबीआई का कहना है हरीश साल्वे के जरिए कि साहब ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है ये दो अलग अलग साइलों में रखे हुए हैं। तो भैया जब भी तुम किसी बॉन्ड को रिडीम करते हो तो उससे पहले चेक करते हो ना कि वेदर दैट बॉन्ड इज जेन्युइन और फोर्स। तो चेक कैसे करते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये नोट या ये बॉन्ड क्या नोट ही है, रुपए की तरह है, कि ये जेन्युइन है कि नहीं है? तो भाई तुम्हारे पास एक तरकीब है, और वो तरकीब क्या है? वो तरकीब है कि तुम जो है वो उसको इस लाइट में, क्या नाम उसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट में तुम उसे देख सकते हो। बिल्कुल ठीक, यूवी लाइट में देख सकते हो। अब उसको देख सकते हो तो तुम्हें इस बात को वेरीफाई करना है। रिडीम करने से पहले जो रिडीमिंग बैंक है उसको इस बात को वेरीफाई करना है वेदर दैट बॉन्ड इटसेल्फ इज जेन्युइन और नॉट। तो कहने का यहां मतलब यह है कि अगर उसी पे जस्टिस खन्ना ने कहा अपने ऑर्डर देते समय, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आपके एक लिफाफे में रखे हैं, उठा के दे दीजिए। और हमें तो यह भी पता है कि आपने यही सब जानकारियां तो 2019 में फर्निश की थी जब हमने इंटरिम ऑर्डर दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ये चाह रहा है कि नहीं, हम नहीं उस लिफाफे खोलेंगे, सिल्वर लिफाफे को। आज इंस्ट्रक्शन दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आपने जो जानकारी हमें सिल्वर लिफाफे में दी थी उसकी कॉपी आपके पास रखी हुई है, आप उसे भी पब्लिक कीजिए। जरा गौर से देखिएगा, इस बात का मतलब समझिएगा, आप उसे भी पब्लिक कीजिए। इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी दी जाती है कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टियां कि साहब हमने इस फाइनेंशियल ईयर में, या ये जो भी ब्रैकेट खुला था, इसमें इतना पैसा हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है। वो इलेक्शन कमीशन को जानकारी देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक डोमेन में रखता है। तो 2019 में जो जानकारी दी गई थी कि किसको किससे कहां मिला, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन आप उस जानकारी को पब्लिक कर दीजिए जो आपने हमें उस समय में सील्ड बंद लिफाफे में दी थी। ऑर्डर में आज डिक्टेट करवाया गया है। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और उस ऑर्डर में बहुत, जैसा कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, सेमी कॉलन तक, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, सारी बातें वहाँ दोहराते हुए, बताते हुए, डिक्टेट करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और बहुत ही शानदार ढंग से इस पूरे फैसले को वो लिखा रहे थे। लेकिन यहाँ आना चाहता हूँ जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। और अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं? सीएए का मामला तो वही है और सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा समूह 31,313 लोगों का जो शरणार्थी जो आए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, गैर मुस्लिम शरणार्थी, और उसमें हिंदू हैं, उसमें बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये तमाम जैन हैं, ये सब जो आए हैं, ये है 31,313 सरकारी आंकड़ा जो पेश किया गया था दोनों सदनों में। जब ये 2019 में फिर से इस बिल को लाया गया था, 2020 में ये बिल पास होने के बाद कानून बन चुका है और इस कानून का नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला और उसके ऊपर सीएए को लाकर उसे ढकने की कोशिश, क्या इतनी बड़ी चादर है सीएए की जो इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मामले को, जिसको कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, ये इस घोटाले को ढकने की कोशिश उससे की जा रही है, क्या इसमें ये संभव है या इसमें सफलता मिल पाएगी मोदी सरकार को? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को कोई सफलता नहीं मिल पाएगी, बल्कि ये मामला सीए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमरैंग करेगा। और वो क्यों करेगा वो मैं बताऊंगा आपको। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर लें। तो इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मसला है और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार है, वो कल जब सौंपे जाएंगे दस्तावेज, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा।
हो सकता है राजीव जी ये किया जाए कि जो लिफाफे खोले जाए, बताया जाए कि सर 22,000 कागज जो हैं ये चुनाव आयोग को हम दिए देते हैं और चुनाव आयोग इसको हम जाके अपलोड करता है, देखता है किसने किए। जो जो की जा सकती है खुराफातें, वही खुराफातें ये हो सकती है। हमने तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था शाम 5 बजे तक देना है, हमने चुनाव आयोग को शाम 5 बजे तक 22,000 कागज दे दिए। अब चुनाव आयोग उसको एक एक एंट्री करे, उसको जाकर के अपलोड करे, फिर चुनाव आयोग जाएगा साहब इसको एंट्री करने में बड़ा समय लगेगा, हम इसको बाद में करेंगे। ये इसमें खुरपेश की जा सकती है, किया जाता है। लेकिन जितने भी नाम आ जाएंगे और जिन पे चर्चा होगी राजीव जी, उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि पैसा कितना आया और किन लोगों ने लिया, और ये भी सामने आ जाएगा कि किस पार्टी ने इसको किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिखा रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़, उसमें ये भी बात आई थी कि भाई हर पार्टी जो कैश कराती है उसका एक ही करंट अकाउंट होता है, उसमें से पैसा उसको आपको निकालना है, इसके लिए अलग खुलेगा। तो यानी किसने इसको कैश कराया वो तो एकदम स्पष्ट है। ये भले ही ना हो पाए कि मैंने 5 नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, मैंने किसी बी पार्टी को दिया, बी पार्टी ने सी पार्टी को जाकर के दे दिया और डी पार्टी ने उसको इनकैश करा दिया। लेकिन जो नंबर था वो किसने खरीदा ये भी है और जिसने उसको इनकैश कराया वो भी है। तो ये इंटर रिलेशन जो है वो किया जा सकता है, तो वो चीजें सब सामने आ जाएंगी और ये मुद्दा बन जाएगा बड़ा कि भ्रष्टाचार इसमें कोई हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीजें सब सामने आ जाएंगी। और ये बात बार बार आई कि एसबीआई इसको छिपाना क्यों चाहता था, असली मंशा पे सवाल ये उठेंगे। नाम कोई आया नहीं आया, लेकिन ये एक चीज आ गई सामने कि एसबीआई जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इन टाइम पे समय लेने के लिए, उसके पीछे मंशा ये थी कि इसके नाम किसी भी तरीके से बताए नहीं जाए और इसका फायदा किसको होगा ये समझा जा सकता है। जब ये कहा जा रहा है कि अधिकांश पैसा जो एक पार्टी विशेष को मिला है, अगर ये बातें आ रही है तो ये भी साफ हो जाएगा कि उस पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा गया और बाकी पार्टियों के अकाउंट में कितना पैसा गया। यानी पार्टियां जितनी है, मान लीजिए 540 पार्टियां रजिस्टर्ड, 540 के खाते तो है ना, ये तो लंबा काम नहीं है। अगर मान लीजिए किसने दिया है ये अगर दिक्कत आ रही है, लेकिन ये दिक्कत तो नहीं आएगी 540 पार्टियों को किस किस को पैसा मिला। मान लीजिए बीजेपी को 1,000 करोड़ मिला, कांग्रेस को 500 करोड़ मिला, समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ मिला, तो ये खाते तो आ जाएंगे ना कि किसको कितना पैसा मिला। इसी से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला और इसके पीछे क्या दबाव काम कर रहे थे, एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। और ये बड़ा मसला राजीव जी जाकर के बनेगा और विपक्ष मुझे लगता है कि इसको किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ेगा, इसको चुनाव तक लेकर के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो समझी जाती है कि मंशा ये रही होगी कि इसको डिले किया जाए, चुनाव के बाद तक जो है मसला खींचा जाए किसी तरीके से, और फिर नई सरकार आ जाएगी और उसके बाद जिस तरीके से न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिशें लगातार होती रही हैं, उस तरीके से किया जाएगा, इस मसले को आगे खींचा जाएगा, ये उनकी मंशा रही होगी। लेकिन वो मंशा अभी पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सख्त लहजे में आदेश दिया है, इसका मतलब कि आपको ये बातें माननी होंगी, एसबीआई को इसके जवाब दाखिल करने होंगे। अब राजीव जी जो सीए का मसला है, ये मैंने क्यों कहा बूमरैंग करेगा, ये इसलिए करेगा कि आपने जैसे बताया कि 31,000 लोगों ने जो है अपने फॉर्म भरे हैं, यानी कि 31,000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं। अमलेंदु जी कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं। ये सरकार के पास ये आंकड़े हैं, 31,313 लोग जो हैं वो 2014 दिसंबर तक, जो प्रशांत जी कह रहे थे, तब तक वो भारत में शरणार्थी के रूप में थे। ये आंकड़ा सरकार जब वो इस बिल को पेश कर रही थी, उस समय ये आंकड़े पेश किए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में, जिसको पास करवाया गया। 2016 में पहले आया, उस समय ये राज्यसभा में पास नहीं करवा पाए, और 2020 में जब लेके आए तो इसको पास करवा लिए। लेकिन 4 साल इंतजार के बाद में इसको अब नोटिफाई किया गया है। ये है तो राजीव जी असली मसला ये है कि जो जिस दिन लाया गया था, मंशा उसके पीछे क्या थी कि असम और बंगाल में जो शरणार्थी हिंदू बंगाली आए हुए हैं, जिनका नागरिकता का बड़ा मसला है, 90 लाख वो शरणार्थी जो थे उनको नागरिकता देने का मसला था। वो लोग लगातार मांग करते रहे, उनके बड़े बड़े आंदोलन जो है दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक, असम तक होते रहे। उनको आकर्षित करने के लिए था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव के समय जब बांग्लादेश गए थे, खासतौर से मथुरा मंदिर गए थे, तो उनको संबोधित करने के लिए था, और आज भी उसी को संबोधित करने की कोशिश की जा रही है। तो वो लोग मांग करेंगे कि हमको नागरिकता दो, जो आपने हमको नागरिकता नहीं दिया, आपने हमसे वायदा किया था। तो ये जाकर के उल्टा बूमरैंग ही करेगा। जो मीडिया मैनेजमेंट की बात है, जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको कहते हैं या कॉर्पोरेट मीडिया है, वो थोड़े समय के लिए इस पे दुंदुभी बजाएगा, लेकिन दुंदुभी जो है उल्टा असर करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, यहाँ से जरा अब इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को और खासकर इसी पे आना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद
क्या ये आपको लगता है कि चुनाव का जो अभी सामने चुनाव है 2-4 दिनों में उसकी घोषणा होगी, 15 तारीख कहा जा रहा है कि 15 या 16 को इसकी घोषणा हो सकती है, क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ा ये मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ और उसमें भी घोटाला या भ्रष्टाचार की जो बू आती हुई जो दिखाई दे रही है उसको और जिस प्रकार अभी चाहे तमाम विपक्ष के नेता हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा, और ये मुद्दा क्या विपक्ष के लिए एक मजबूत मुद्दे के रूप में यहाँ साबित होता हुआ दिखाई देगा? निश्चित ही सवाल यह कि इंडिया गठबंधन के दल, खास करके कांग्रेस, इसे कितनी शक्ति के साथ जनता के बीच लेकर जाता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए, सभाओं में होना चाहिए, मुद्दा रैलियों में होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी कोई बात किसी और सरकार के रहते होती तो बीजेपी वाले कितने ज्यादा हल्ला करते, लेकिन बीजेपी ये सारी चीजें गुपचुप से चुपचाप अपने तरीके से कर लेना चाहती है। अब इस देश में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रवैया आज सामने आया है उसमें निश्चित ही मुझे लगता है कि इसमें एसबीआई केवल एक पपेट है। एसबीआई की कोई हैसियत इस पूरे प्रकरण में नहीं है। पूरा प्रकरण जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी लाभार्थी जो कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश में कि लाभार्थी, तो लाभार्थी तो सबसे बड़ी बीजेपी है, जिसे 6,500 करोड़ के करीब चंदा मिला। ये कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से करीब 6 गुना है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी के खाते में जमा कर बीजेपी को दे रहा है कि लो भाई भुना लो। और तो ये बात होगी कि किस तरीके से जनता के धन को या कंपनियों पर दबाव डालकर पैसा लिया जा रहा है। अभी प्रशांत जी ने एक बात कही थी कि देश की संप्रभुता के लिए भी ये बात बहुत गंभीर है कि वास्तव में अगर संप्रभुता का सवाल है कि जब शपथ लेने वाला कहता है कि मैं बगैर किसी राग या बगैर किसी द्वेष के देश की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, तो संप्रभुता की रक्षा कैसे हुई और बिना राग और बिना द्वेष के कहां किया उन्होंने काम? अगर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे उगाए और पक्षपात किया, किसी पर दबाव डाला, किसी को ज्यादा कर्ज मुहैया किया, किसी को सब्सिडी दे दी, तो इसमें भेदभाव तो हुआ ना, इसमें कहां भेदभाव नहीं हुआ, निश्चित ही पक्षपात हुआ है। तो ये शपथ जो लेते हैं हमारे तमाम नेता, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, इस बात को उजागर करता है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में 3 पार्टियां और भी हैं जिन्होंने काफी ज्यादा चंदा लिया है बीजेपी के अलावा, तो उनकी भी पोल खुलेगी, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बहुत ज्यादा दबाव की राजनीति बना रखी है, इस तरह के चंदे ले रखे हैं। अब आप इसको ऐसे मैं उसको बहुत आसान तरीके से ऐसे देखता हूं कि मोहल्ले का एक दादा है और वो दादा कहता है कि भाई मैं गणेश जी की पूजा कर रहा हूं, आप मुझे चंदा दे दीजिए। तो बोलता है चंदा मुझे मत दीजिए, आप इतने पैसे की शक्कर खरीदवा दीजिए, 1 ट्रक सूजी दिलवा दीजिए, 1 ट्रक शक्कर दिलवा दीजिए, 100 डिब्बे घी के दे दीजिए, मुझे कुछ भी चंदा नहीं चाहिए, वो तो गणेश जी की पूजा होगी। तो ये जो बीजेपी है इस तरह गणेश जी का चंदा इकट्ठा कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो अब समझ में आएगा लोगों को कि इसमें पैसा किस तरह लिया गया और जो चंदा लिया गया वो किसकी जेब में गया, किस पार्टी ने पूरे देश में सैकड़ों भव्य कारपोरेट ऑफिस बना लिए और 10 साल में जो बदलाव हुआ पार्टी के ऊपर वो क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे और जो भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया है वो लोगों के सामने उजागर होगा। एक और बात, जो लोग देश छोड़कर गए हैं उनकी संख्या भी 12 लाख रही, जो सीए की बात थी, तो वो देश छोड़ के नहीं गए, देश को लूट के गए हैं। ये एक लाइन का सुधार में करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये सुधार जरूरी है। मायावती जी का अभी ट्वीट आया है, अभी से 17 मिनट पहले देख रहा हूं। कह रही हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस, वो आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से केंद्र दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होगा।
एक डिप्लोमेटिक रूप में उन्होंने लिख दिया है। और ये है क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो बोलना है सीएए पे, मायावती जी भी बोल रही हैं। चलिए खैर, लेकिन आगे बढ़ें। कुछ कह रहे हैं मुकेश जी। जी, जब आपने डाटा दिया अभी हाँ, जब आपने अभी एक डाटा दिया कि 31,313 जी 313 लोग ऐसे हैं जो कि 2014 से दिसंबर 2014 तक जो है वो सरकार की नजर में शरणार्थी हैं देश में। क्या इसमें कोई बाइफर्केशन है कि इन शरणार्थियों में विभिन्न धर्मों के कौन कौन से लोग, कितनी संख्या है? ये मान लीजिए कि जो जानकारी मेरे पास अभी उसमें वो जरूर है, वो बताया गया है इसमें जब बिल पेश किया गया था उस समय, वो जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन है उसमें कि कितने हिंदू हैं, कितने उसमें गैर मुसलमानों को छोड़कर कितने बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये तमाम की है यानी ये 31,000 जो है वो गैर मुस्लिम ही है। गैर मुस्लिम 31,000 गैर मुस्लिम ही है ना, बाकी इसमें और अन्य रिलीजन के लोग नहीं। बस ठीक है, यही समझना चाह रहा था। जी, मुसलमानों को छोड़ के बाकी ये सारे हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये जी 31,313। सरकार का कहना है कि ये शरणार्थी हैं और ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी, इसीलिए हम ये नागरिकता संशोधन कानून 1995 का जो एक्ट है उसमें सुधार कर रहे हैं। और पहले अपने देश में 11 साल आपको रहना होगा, अगर बाहर के आप हैं 11 साल रहिए हिंदुस्तान में, फिर नागरिकता के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन भारत आने के बाद अगर आप अगर आप अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, खासकर इन 3 देशों से आप आए हैं, तो आपको मात्र 6 साल बाद नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और उसमें भी ये उन्हीं लोगों के लिए लागू है जो मुसलमान नहीं हैं और उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसे सम अप करना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके एंड बेनिफिशियरी फिलहाल 31,313 लोग ही हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सरकार ने यही तो कहा है, लेकिन प्रशांत यही मैक्सिमम नंबर निकलता है ना? जी प्रशांत जी नहीं राजीव जी, इसको लंबा नहीं खींचते, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इनको ये भी साबित करना होगा कि वो अपने देशों में राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहा हूं। तो ये साबित करना होगा उनको। शरणार्थी वर्ड तो है ही, कोटेड है शरणार्थी। नहीं, शरणार्थी का मतलब नहीं है कि वो प्रताड़ित हैं, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित है धर्म की वजह से, जी तभी वो कंसीडर होगा, वो पेच है उसमें, वो साबित करना उनको, ओनस उनके, जिम्मेदारी उनके ऊपर है साबित करने की। जी, कुल मिलाकर ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस राजनीति को बढ़ावा के अलावा कुछ भी नहीं है, सीधे शब्दों में कहें तो यही है ना मुकेश जी, प्रशांत जी और हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी। जी, ये जो सुबह पार्कों में व्हाट्सएप के लोग घूमते हैं, रिटायर्ड लोग, उनके लिए है ये केवल और केवल ध्रुवीकरण है। और जो बात प्रशांत जी कह रहे हैं कि लोगों को यह साबित करना होगा कि वह अपने देश में प्रताड़ित है। अरे जिसको स्वीकार करना है वो तो खुले हाथ बैठा हुआ है स्वीकार करने के लिए। तर्क की जरूरत तो वहां पड़ेगी ना, तर्क की जरूरत तो वहां पड़ेगी जहां पे कुछ आप गुण दोष के आधार पे आपको निर्णय लेना हो। वो तो मान के बैठे हैं कि आप इन देशों में अल्पसंख्यक हैं आप। ये तो कहने के लिए सभी चीजें कही गई हैं कि आप बताइए कि आप अपने यहाँ प्रताड़ित हैं, आप धर्म के आधार पर आपकी उपेक्षा हुई है, आप अपने मत का धार्मिक मतावलंबी के रूप में आप वहाँ सरकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं, राजनीति, सब बातें केवल किताब में लिखी हुई हैं। सवाल केवल इस बात का है कि जिसको यह निर्णय लेना है वह कितना इस पर ध्यान देने के लिए तैयार है। आप ये बहस तो यही चल रही है कि जो भी जो नागरिक इस देश में है आपको अपने देश के नागरिकों में 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। उनकी जरूरत पूरी करने की आपके पास ताकत नहीं है। एक आदमी भी अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा, वो अपने देश में क्यों नहीं है? सवाल इस बात का। लेकिन अब है ना कि एक केवल और केवल एक तरह से
ध्रुवीकरण की कोशिश है। बहुसंख्यक समाज को यह बताने का प्रयास है कि आप तो आप हैं, कि हमारे जो पड़ोसी देशों में भी अगर हमारा हिंदू भाई परेशान है, उसको भी हम सैंक्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। आप तय कर लीजिए कि वो क्या करना है। सवाल इस बात का सवाल है कि यह संदेश कितना सुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये आप 10 साल पर सत्ता में रह करके आपने हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल दे दिया और मुसलमानों को महंगा कर दिया। आपने हिंदुओं को बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी और मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया। अरे 5 किलो अनाज हिंदू भी पा रहा है, 5 किलो अनाज मुसलमान ही पा रहा है। स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं से मुसलमान ही परेशान है, हिंदू ही परेशान है। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हिंदू को भी खरीदना पड़ रहा है, मुसलमान को भी खरीदना पड़ रहा है। कौन सी चीज हो गई है? एक आपके ध्रुवीकरण की यह कोशिशें तब बहुत कारगर होती हैं जब कई बिंदुओं को लोग आदमी सोच लेते हैं और विपक्ष में बैठे रहते हैं। तब लगता है कि आप आएंगे तो कुछ बहुत एक नया भारत बन जाएगा। अब जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक कहता है कि 10 साल में नया भारत बना कहां? हम इस पर मूल्यांकन करते हैं। और अगर नया भारत बन गया तो फिर तो किसी की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। फिर न तो सीए की जरूरत है, न ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है, न एसबीआई पर रोक लगाने की जरूरत है। तब तो पूरे देश में राम राज्य है। हाथ खोल करके मुक्त कंठ से लोग आपको स्वीकार कर लेने तैयार बैठे हैं। फिर क्यों इस तरह के लटके झटकों की आपको आवश्यकता? किसी पार्टी को तोड़ने की कौन सी जरूरत है? ऐसे चुके हुए लोगों को अपनी पार्टी में लेने की क्या जरूरत है जिनके पास ये कभी चुनाव नहीं जीते हैं? ये माहौल बनाने की आवश्यकता क्या है? इवेंट या अब जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि हेडलाइंस मैनेजमेंट चाहे इवेंट मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता क्या है? अगर ये पूरा देश आपके कार्यक्रमों के तहत बिछा हुआ है, हाथ खोल करके आपका स्वागत करने तैयार है कि नहीं, एकदम किसी को नहीं सुनना है, सब कुछ आप ही के पास है, क्या फिर इतना तामझाम क्यों? 10 साल के गवर्नेंस की जिम्मेदारियां आपको देनी पड़ेंगी। यह ध्रुवीकरण इतना आसान नहीं होता कि आप सरकार में भी रहेंगे और ध्रुवीकरण भी करेंगे। आप सरकार में हैं तो अपने गवर्नेंस का हिसाब पहले दीजिए। उस गवर्नेंस की का हिसाब इस देश की जनता लेना जानती है। हमको आपको कहां नहीं कब इस तरह के ध्रुवीकरण के प्रयास कहां नहीं किए गए? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, सम्मानित प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में मधुआ संप्रदाय के जुड़े हुए धार्मिक स्थल पर थे। क्या हो गया? क्या टीएमसी का मत प्रतिशत गिर गया? क्या टीएमसी अपने जनाधार को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाई? क्या कर लिया आपने? आप कर्नाटक में भी यही आप काम कर रहे थे, बजरंग बली और क्या क्या सबको आपने बुला लिया। क्या हो गया उसमें? क्या कांग्रेस का जनाधार खिसक गया? भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ गई? वहां 5 साल लोगों ने देखा एक जनादेश के खिलाफ बनी हुई जो सरकार थी, उस सरकार का कामकाज लोगों ने देखा कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या हिजाब से, हलाल से और पता नहीं क्या क्या से इसे आपको लोगों दे देंगे? आपको लगता है कि इस तरह का एक माहौल बना करके आप लोगों को विषयांतर कर देंगे? जी, होता नहीं है। जिस आदमी को महंगाई झेलनी पड़ती है उसको पता है कि उसको क्या निर्णय लेना है। आपके विमर्श से चीजें नहीं बदल जाती हैं। हाँ, एक वर्ग है निश्चित रूप से, हम हैं, मुकेश हैं, हम लोग भक्त लोग हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम 1000 रुपया पेट्रोल भी मिलेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन भक्ति में हमारे 1000 रुपया भी मिलेगा तो आप खरीदेंगे? हम खरीद लेंगे। हम भक्ति सोचप्रोत है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है और हमारी सोच के तमाम लोग हैं उसमें, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन पूरा देश इसको स्वीकार कर ले रहा है। प्रकाश जी तो स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। हम 2 आदमी बहुमत में हैं, हम और मुकेश, लेकिन प्रकाश जी नहीं तैयार हैं। और पता नहीं, हो सकता है कि प्रकाश जी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा हो। आखिर वह कौन से लोग हैं? क्या जो गांधी मैदान में पटना में एकत्रित हुए वो हिंदू नहीं है? उनमें ध्रुवीकरण नहीं समझ में बात आती? उनको राम राज्य नहीं स्थापित करना है? वो भी तो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने राम से विद्रोह कर बैठा। ऐसा तो है नहीं। ये जो अखिलेश यादव, जो अभी ममता बनर्जी ने अपना कैट वॉक करा दिया अपने सभी उम्मीदवारों का, उनको देखने आने वाले कौन लोग थे? सर्वाधिक धार्मिक इलाका है वो। आप दुर्गा पूजा के दौरान सड़क पर चल नहीं सकते हैं बिना कंधा छिले आपका। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं।
भक्त तमाम लोग दुर्गा की उपासना करने वाले, ऐसा तो है नहीं कि वो सब के सब गैर हिंदू लोग हैं। तो वो इनकी सभाओं में आ कौन रहा है और क्यों आ रहे हैं, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं लोग? लोगों के सामने मुद्दे हैं, और आप जब सत्ता में होते हैं तो आपको अपने सत्ता की, आपको अपने गवर्नेंस की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपकी असफलताएं हैं तो आप अपनी सफलताओं को एक कृत्रिम वातावरण से ढक नहीं सकते। लोगों के अनुभवों को कहानी सुना करके आप खत्म नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है ये। और अगर ये संभव होता तो इतने दिन एसबीआई को इंतजार ही नहीं करना पड़ता। वित्त मंत्री का आदेश आ चुका होता है कि साहब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तुरंत लागू करके हमको बताइए। लेकिन पूरी की पूरी सरकार चुप है। जब कैश फॉर क्वेरी का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया, मैं स्वागत करता हूं, और विपक्ष के लोग कांप रहे हैं, यह शब्द था उनका। आप इसका स्वागत क्यों नहीं कर देते? उसी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है जी कि हम इसको अवैध घोषित करते हैं और गैर संवैधानिक घोषित करते हैं, और अब एसबीआई को पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ये भी तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। न सरकार बोल रही है, न सत्तारूढ़ दल बोल रहा है, न सत्तारूढ़ दल के सहयोगी बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर सब कुछ ध्रुवीकरण ही है तो आपको तो ठाठ से बोलना चाहिए कि पूरा का पूरा देश आपके साथ है। सुप्रीम पे क्या कर लेगा सीबीआई, एसबीआई? दो भाई, ऐसा होता नहीं है। सरकार में रहने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। विपक्ष में रह करके आपके जो नारे होते हैं जनता उसे विश्वास करती है, और लोगों ने विश्वास किया। लोगों ने 2014 में, 2019 में जन समर्थन आपको दिया कि आपने इस देश को बताया कि आप एक नया भारत बनाएंगे। अब वह नया भारत 10 साल में नहीं बना, 2047 में बनेगा। 2047 कौन देख पाएगा? हम देखेंगे कि आप देखेंगे, भगवान जाने। 2022 में आपने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। तो क्या वो जो किसान बैठे हुए धरने पर, वो उनके ऊपर ध्रुवीकरण लागू नहीं होता क्या? वो गैर हिंदू हैं। जो 1 साल तक किसान दिल्ली के सीमाओं पर डटा रहा, 700 से अधिक लोगों ने बलिदान कर दिया। क्या वो ध्रुवीकरण की परिभाषा नहीं समझते हैं? ये एक माहौल बनाने की कोशिश होती है जी, वो अलग चीज है, लेकिन उसको लोग स्वीकार कर ले, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब सारे घोड़े छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए, राम मंदिर, 370, सीएए, ये सारी चीजें सामने हैं, लेकिन इन सब पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो भारी पड़ रहे हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसमें ईवीएम का मसला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मामला है, और ये सब ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सीधा अटैक करते हुए ये मुद्दे नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे दिखाई देते हैं। और इसीलिए आने वाला चुनाव बहुत ही रोचक रहने वाला है। और राहुल गांधी की यात्रा तो चल ही रही है। समापन है 17 तारीख को मुंबई में शिवाजी पार्क में, और उससे पहले बीजेपी के 2 बड़े सांसद कांग्रेस में आ चुके हैं, एक कल और एक आज। अगर यही कांग्रेस के 2 सांसद, वर्तमान सांसद, अगर चले गए होते बीजेपी में तो तहलका मच गया होता, लेकिन यहां तहलका नहीं मचा है। बात छोटी सी लगती है मीडिया के एक धड़े को। चलिए कोई बात नहीं, चर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुकेश जी आपका, सुनील